अभी तक जितना भी इकोलॉजी का पार्ट था और जितने भी हमारे इन्वायरमेंट के कॉन्सेप्ट थे उसमें हमने जो बेसिक बेसिक चीजें स्टैटिक पार्ट हमने कंप्लीट किया है। तो अभी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है और ये बायोडाइवर्सिटी में कुछ एक टॉपिक्स हैं। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी क्या है एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट आज हम करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, बायोडाइवर्सिटी के थ्रेट्स कौन कौन से हैं, किसके कारण बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। हमने आज बायोडाइवर्सिटी ही टॉपिक को यहाँ पे स्टार्ट करना है। पहले इसमें टाइप्स कितनी बायोडाइवर्सिटी की, फ्लो चार्ट आप बना लेंगे साथ साथ में। पहला है आपके पास जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, सेकंड है आपके पास स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज इकोसिस्टम या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। हमारे पास तीन प्रकार के यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का सिंपल लिटरल मीनिंग जो है दैट इज जैव विविधता, हिंदी में इसको जैव विविधता कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि आपके पास बायोलॉजिकल जो चीजें हैं, राइट, जो आपके पास बायोलॉजिकली अवेलेबल चीजें हैं बहुत ज्यादा डाइवर्स नेचर में आपको देखने को मिलती है। बायोलॉजिकली अवेलेबल चीजें डाइवर्स नेचर में देखने को मिल रही है मतलब आपके पास मल्टीपल टाइप्स के ट्रीज हैं, मल्टीपल टाइप के आपके पास प्लांट्स हैं एंड मल्टीपल टाइप्स के आपके पास एनिमल्स हैं या फिर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हैं। उसी को आप कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मींस जहां पे आपके पास फ्लोरा फाउना बहुत ज्यादा डाइवर्स नेचर में आपको देखने को मिल रही है, जहां पे आपके पास बायोलॉजिकली जो आपके पास नेचुरली अवेलेबल चीजें हैं वो डाइवर्स नेचर में आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो कोई प्लांट है, चाहे वो कोई आपका ट्री है या फिर किसी भी टाइप की ग्रासेस है, ऑल्सो किसी भी प्रकार का एनिमल है, राइट। ये चाहे आपका एम्फीबियन है, चाहे एक्वेटिक है, चाहे लैंड मास के ऊपर पाए जाने वाला आपके पास एनिमल्स है, ये आपको डाइवर्स नेचर में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब बायोडाइवर्सिटी जो है आपके इसके तीन टाइप्स है, एक है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरी है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। आने देते हैं अभी, है ना। एनवायरमेंट पीसीएस के अलावा और कौन से एग्जाम में आता है? एनवायरमेंट यूपीएससी में आता है, पीसीएस में आता है, उसके अलावा आपका फॉरेस्ट रेंजर में आता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट उसमें आता है, फॉरेस्ट गार्ड में भी आता है। उसमें जीके के तौर पे पूछ सकते हैं कुछ एक क्वेश्चन, पर यहाँ जो आप पढ़ रहे हैं वो जीके नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। नॉर्मल जीके में तो फिर वैसे ही है ना कि फॉर एग्जांपल आपसे सीधा पूछ लिया पंजाब में कितने रामसर साइड कितने वेटलैंड्स हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, वो तो जीके का पार्ट है, टोटल स्टैटिक है। बट यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें डिफरेंट है, वो तो आपको नॉर्मल जीके की किताबों में देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आ जाओ चलो जल्दी बैठो टॉपिक स्टार्ट कर दिया मैंने। और कोई आ रहा है? बैठो बैठो आराम से बैठो। टोटल कितने पार्ट्स हैं? तीन। पहला पार्ट कंप्लीट है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी है और तीसरा क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन है। क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। बायोडाइवर्सिटी, बैठो बैठो शाबाश। ठीक है। आज हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी आपका सेकंड पार्ट है सिलेबस का। इससे पहले जो था इकोलॉजी का पार्ट था।
सेकंड बायोडाइवर्सिटी एंड लास्ट है आपका क्लाइमेट चेंज पोल्यूशन। ठीक है, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी को हम कहते हैं जैव विविधता, हिंदी में लिटरल मीनिंग, बट सिंपल समझिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मींस बायोलॉजिकली जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल है वो आपको डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा प्रकारों में, बहुत सारे टाइप्स में देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रीज है तो उसकी मल्टीपल वैरायटीज देखने को मिल रही है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। अगर आपके पास प्लांट्स है उसकी बहुत सारी मल्टीपल स्पीशीज आपको देखने को मिल रही है, दैट इज या सिंपल कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्स आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास एनिमल्स है तो मल्टीपल टाइप के एनिमल देखने को मिलेंगे। अगर एक्वेटिक एनिमल्स है चाहे फिशेज हैं तो मल्टीपल टाइप की फिशेज देखने को मिलती है, दैट इज बायोडाइवर्सिटी, जहां पे बायोलॉजिकल चीजें आपको डाइवर्स नेचर में देखने को मिल रही है। अब बायोडाइवर्सिटी जो है इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपके पास जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी एंड थर्ड इज इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो आपने अभी फ्लो चार्ट बनाना है, फिर एक एक करके सब कुछ डिस्कशन करते जाएंगे। जो लेट आए हैं प्लीज ये बना लीजिए। और फिर कैसी चल रही तैयारी? बढ़िया। पहला है टाइप्स कितने, दूसरे में हम देखेंगे कि हम इसको मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं। सो पहले बना लो आप ये। अब कुछ एक चीजें टैली करेंगे। टैली मीन्स आप बताएंगे हुआ है कि नहीं हुआ है ना। सबसे पहले बायोस्फीयर हो चुका है, जहाँ पे हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर पढ़ते हैं। इकोलॉजी हो चुका है, इकोसिस्टम हो चुका है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। बिल्कुल आप बताएंगे बच क्या गया है ना। जो बच गया है मैं उसको याद रखूंगा, मुझे याद नहीं है क्या क्या हो गया। एनर्जी फ्लो कैसे होता है इकोसिस्टम में, ये हो चुका है। उसके बाद इकोलॉजिकल नीचे, हैबिटेट, स्पीसीज के बारे में हो चुका है। और डीकम्पोजिशन कैसे होता है, डेट्रिटस, डेट्रीवोर्स, बायोमैग्निफिकेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इकोलॉजिकल सक्सेशन, फिर वो सेरल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या नाम था उसका, पाइनियर स्पीसीज, कैरिंग कैपेसिटी, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोटोन, एज इफेक्ट, ये सब कुछ हो ही चुका है वैसे। और क्या रह गया इसमें, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन, साइक्लिंग सारी हो चुकी है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, सल्फर, फास्फोरस, बायो एक्यूमुलेशन, मैग्निफिकेशन, एक डेजर्टिफिकेशन रह गया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन रह गया है। एक्वेटिक में एक्वेटिक इकोसिस्टम हो चुका है। उसके बाद वेटलैंड्स है, रामसर साइट्स है, वेटलैंड्स इन इंडिया, कोरल रीफ, यूट्रोफिकेशन, ये भी हो चुका है। स्पीसीज टाइप, की स्टोन, इंडिकेटर, फ्लैगशिप, अम्ब्रेला, बायोम्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपके पास फिर थोड़ा ही पार्ट रहता है। आपके पास जो नहीं हुआ है वो है एक बायोडाइवर्सिटी जो हम आज कर रहे हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन में मैं आपको पता है कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है, डिफॉरेस्टेशन ये सब रोक के, एफॉरेस्टेशन करके। इसमें हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है वो करेंगे, मतलब डेडिकेटली वो करनी है। जो रिसेंट रिपोर्ट आती है 3-3 साल बाद निकालते हैं ये, तो वो रिपोर्ट करेंगे। एक 18 में आई थी, 21 में आई है, 24 में आई है, 24 वाली रिपोर्ट करेंगे। फिर बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, कैसे मेजर करते हैं, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से इंडिया में, क्या फायदा है बायोडाइवर्सिटी का, थ्रेट्स क्या है, एंडेमिज्म क्या है, एक्सटिंक्शन क्या है, फिर इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं। IUCN स्टार्ट हो जाएगा, देन फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा ही बचा है, 1 2, उसके बाद तो ऑर्गेनाइजेशन है। रिन्यूएबल एनर्जी नहीं करवाऊंगा मैं आपको। रिन्यूएबल एनर्जी चाहे फोटोवोल्टेइक सिस्टम में हो चुका है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है,
विंड एनर्जी हो चुका है, टाइडल एनर्जी हो चुका है, जियोथर्मल एनर्जी हो चुका है। तो ये नहीं करेंगे, आपने साइंस एंड टेक में ये ऑलरेडी किया है। फिर आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन पता ही है, एयर, वाटर, मरीन, प्लास्टिक पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। हाँ जी, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन, थर्मल पोल्यूशन, ई वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, ये सब करेंगे हम। क्लाइमेट चेंज में, क्लाइमेट चेंज होता क्या है, कैसे कम किया जा सकता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, एंड ये सब चीजें। फिर इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज, ये टॉपिक रहेगा आपका। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही बातें जो आपने बायोफ्यूल्स वगैरह पढ़े हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कौन कौन से गोल्स हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, बातें सेम ही है। लास्ट रहता है इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये करेंगे। तो बड़ा 3-4 टॉपिक रहते हैं आपके बस। तो बैक आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, है ना। तो ये बना लिया आपने। बायोडाइवर्सिटी के 3 प्रकार है, एक है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक है स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। अब मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं इसका। सो यहां पे लिखिए आप मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें 2 टेक्निक्स हैं, एक है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। पिछला याद रहा है, सब भूल गए, पढ़ रहे हैं साथ साथ में कि भूलते जा रहे हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा। दूसरा आपके पास जो टाइप है, दूसरा तो क्या 3 ही टाइप हो जाएंगे, इन सीटू एंड एक्स सीटू। तो एक है इन सीटू, दूसरा है एक्स सीटू। जो इस तरह से आप इसे मेजर कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप लिखिए बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, तो डेफिनेशन पहले लिखिए आप। बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन। इसमें लिखिए इट इज अ वेराइटी ऑफ लाइफ, it is a variety of life that is present, it is a variety of life that is present, variety of life that is present in geographical habitat, it is a variety of life that is present in a geographical habitat, variety of life that is present in a geographical habitat, which can be a country, which can be a country, which can be a country, specific area, which can be a country, specific area, or any continent, or any continent. So it is a variety of life that is present in a geographical habitat, which can be country or रीजन या फिर एरिया और एनी कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि जहाँ पे मल्टीपल टाइप की लाइफ आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो प्लांट स्पीसीज की है, ग्रासेस की है, बर्ड्स की है, एनिमल्स की है, कैटल की है। सो यहाँ पे मल्टीपल टाइप की वैरायटी ऑफ लाइफ आपको देखने को मिल रही है, और किसी ज्योग्राफिकल हैबिटेट में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में आपको ये पूरी की पूरी प्रजातियां देखने को मिलेंगी, चाहे वो एनिमल की हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं। अब ये जो एरिया है, ये कोई कंट्री भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, या फिर कॉन्टिनेंट भी हो सकता है। जैसे कि हमने अगर हम बात करें इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से, तो कंट्री की बात कर रहे हैं हम कि इंडिया में कौन कौन से टाइप के आपके पास स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी है, चाहे आपके पास एनिमल लाइफ है, तो उसकी वैरायटी कितनी ज्यादा अवेलेबल है। किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें कि हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं,
तो हम सिंपल किसी स्पेसिफिक एरिया की बात करें कि हिमालय में कौन कौन सी फ्लोरा फाउना पाई जाती है। जैसे लास्ट टाइम हमने बायोम्स की, तो बायोम्स के हिसाब से वहां पे नेचुरल वेजिटेशन क्या है और वहां पे फ्लोरा एंड फाउना कौन सी पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पूरे के पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट की बात कर सकते हैं कि पूरे के पूरे एशिया में कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, अफ्रीका में कौन सी है, या नॉर्थ या साउथ अमेरिका में कौन कौन सी स्पीसीज है। तो बायोडाइवर्सिटी किसी रीजन की भी हो सकती है, किसी कंट्री की भी हो सकती है, या फिर किसी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट की या महाद्वीप की भी हो सकती है। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, biodiversity includes variation. Biodiversity includes variation among all the living organisms. Biodiversity includes variation among all the living organisms. Variation among all the living organisms from all the sources. Variation among all the living organisms from all the sources. And it is expressed in the form of diversity within the species, and it is expressed in the form of diversity within the species, and between the ecosystems, diversity within the species and between the ecosystem. तो कह रहे हैं कि जितने भी आपकी बायोडाइवर्सिटी है उसके बीच में वेरिएशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में भी वेरिएशन होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन टू ह्यूमन भी वेरी करते हैं, है ना। सबका फेस या सबका जो फीचर है सेम नहीं होता, कोई अलग दिखता है, किसी के हेयर कलर अलग है, किसी का हाइट अलग है ना, किसी का साइज अलग है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखें तो डाइवर्सिटी एवरीवेयर आपको देखने को मिलेगी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये डाइवर्सिटी जो है वो स्पीसीज में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी भी स्पीसीज को ले सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो किसी भी टाइप का बर्ड्स है, उसके बीच में भी आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। मींस हर एक चीज में आपको अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे, सेपरेट फीचर्स देखने को मिलेंगे। और इकोसिस्टम के बीच में भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी। डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट लिखिए टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो आपने लास्ट यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाया था, दैट इज टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, फर्स्ट पॉइंट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो सिंपल यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि जीन्स के हिसाब से आपकी जो स्पीसीज है उनमें डाइवर्स एक फिनोमिना काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जीन्स सब में ही मैटर करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन जीन्स आप अडेप्ट कर सकते हैं किसी भी एनवायरनमेंट को, अडेप्टेशन है। लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी खाने से या कुछ चीजों को लेने से हो जाती है, बट इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं आपके जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। अगर आपके जीन्स स्ट्रांग नहीं है, जीन्स क्या है, सिंपल मैंने आपको बताया था कि दीज आर अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ही आपके डीएनए को बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि दिस इज प्रोटीन। डीएनए क्या है, एक टाइप से प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कौन सी प्रोटीन है। अगर आपके जीन्स में ये क्षमता है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी घर में कोई बीमारी चल रही है या फिर किसी जीन्स में कोई प्रॉपर एक डिजीज चल रही है, तो वो आगे से आगे चलती जाती है अनटिल और अनलेस जब तक ये जेनेटिक जो आपकी वेरिएशन है वो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर डायनेमिक जीन्स रहेंगे तो वो बीमारी आगे से आगे चलती रहेगी। आपके पास जो इम्यूनिटी का लेवल है वो कम रहेगा, आपके अडेप्टेशन का जो लेवल है वो कम रहेगा, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जेनेटिक वेरिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितने ज्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी उतना ज्यादा आप नई से नई जितनी भी आपकी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं उनको आप अडेप्ट कर सकते हैं। आपका इम्यूनिटी लेवल
बढ़ता जाएगा। सिंपल, ये डीएनए के ऊपर ही फैक्टर मैटर करता है। तो जीन जो है आपके सर्वाइवल को या आपके अडेप्टेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो उसके बारे में लिखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, it is concerned with variation of genes. It is concerned with variation of genes. It is concerned with variation of genes. मतलब जीन्स आपके डिफरेंट होने चाहिए हर एक स्टेजेस पे। फॉर एग्जांपल, वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन हमने ट्रांसमिट करना है अपने डीएनए को, बट वो डीएनए जो है वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1950 से जो डीएनए आपका स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अगर आगे से आगे आपके मतलब सिंपल समझिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर उसमें अडेप्टेशन नहीं हो पा रही है, फॉर एग्जांपल एवरी डे आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एवरी डे आपके जो फूड आइटम्स है उसमें भी मिलावट हो रही है ना, आपको मैंने पढ़ाया ये ऑलरेडी, इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है। सो वेरिएशन होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि डायनासोर क्यों नहीं अडेप्ट कर पाए, है ना। डायनासोर क्यों नहीं आगे सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वो एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बचा नहीं पाए। अगर वो अपने साइज को धीरे धीरे रिड्यूस करते जाते तो बच जाते। अब उतने ज्यादा लार्ज साइज के थे कि बच नहीं पा रहे थे, मिट्योर्स आते थे, हिट करते थे, एंड देन उनकी लाइफ खत्म हो गई। धीरे धीरे इतना ज्यादा उनका ये अडेप्टेशन की पावर स्लो हो गई कि ये सर्वाइव ही नहीं कर पाए। सो जितना ज्यादा आपके जीन्स में वेरिएशन होती जाएगी, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जब भी जीन्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं तो उनमें जो वो आपके बेस पेयर्स हैं उसमें चेंजेस आने चाहिए। अब जितने ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे उस हिसाब से वो आने वाली नई बीमारियों को फाइट कर सकते हैं। अटैक जो हो रहा है डिफरेंट टाइप के आपके डिजीजेस से, उसको वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। सो वेरिएशन होना चाहिए जीन्स में। इन द एंड मैं ही समझा रहा हूँ कि देयर शुड बी वेरिएशन इन दी जीन्स। अगर सेम रहेंगे तो कोरोना वायरस को भी आप इजीली टैकल नहीं कर सकते, और कोई वायरस आ जाएगा उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। निपा वायरस है ना, जाइका वायरस है, तो उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अभी हम अडेप्ट कर चुके हैं। अगर हमारे नियर बाय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वी कैन सर्वाइव, बट अगर हमारा जीन्स वही 1950s का चल रहा होता तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहले लोग डायरिया से ही मर जाते थे, है ना, डाइसेंट्री से लोग मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे जीन्स उतना ज्यादा अडेप्टिव नहीं थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अडेप्टिव होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वेरिएशन होना चाहिए जीन्स में। It is concerned with the variation of genes within the particular species. Within the particular species, within the particular species, full stop. Some species can survive. Some species can survive drastic changes. Some species can survive drastic changes because they have desirable genetic variation. They have desirable genetic variation. तो सिंपली कह रहे हैं कि कुछ एक स्पीसीज जो है वो सरवाइव कर सकती है किसी भी हार्श या ड्रास्टिक चेंज को, क्योंकि उनमें जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो डिजायरेबल जेनेटिक वेरिएशन को अडेप्ट कर चुके हैं। अब लिखिए आप इसमें इंपॉर्टेंस क्या है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इंपॉर्टेंस जेनेटिक डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस सिंपल वन लाइनर में कंप्लीट करिए। It increases the size of adaptation and survival. It increases adaptation and survival. So it increases the chances of adaptation and survival. Adaptation and survival. For example, some trees
some trees adapted to the higher level of carbon dioxide. Some trees adapted to the higher level of carbon dioxide, higher level of carbon dioxide by increasing the rate of photosynthesis, and therefore removing more carbon dioxide, which fights against global warming, ब्रैकेट में लिखिए कार्बन फर्टिलाइजेशन. तो सिंपल उन्होंने एग्जांपल दिया है ट्रीज का कि जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, पेड़ भी अपने आप को या ट्रीज भी अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करें, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करें, सो दैट जो ये हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है या क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसको धीरे धीरे कम किया जा सके. तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये अडेप्टेशन कैसे किया, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते रहे और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करते रहे. सो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मींस उनके जीन्स में भी ये चेंजेस आ रहे हैं. नेक्स्ट है आपके पास स्पीसीज डाइवर्सिटी. It is the diversity. Okay, last line क्या थी? Which fight against global warming. Carbon fertilization. पूरी लाइन बोलो. Therefore, removing more carbon dioxide, which fight against the global warming, carbon fertilization. Therefore, removing more carbon dioxide, which reduces the Which fight against global warming, carbon fertilization. ब्रैकेट में लिखिए कार्बन फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट लिखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी. सिंपल, इट इज दिस डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट. It is the diversity that is present between the species. It is the diversity that is present between the species. Diversity that is present between the species in an ecosystem. Diversity that is present between the species in an ecosystem. आगे लिखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी इज वेरी हाई. Species diversity is very high in the tropical evergreen forest. Species diversity is very high in the tropical evergreen forest. ब्रैकेट में लिखिए या फिर साथ में लिखिए ट्रॉपिक्स एंड ट्रॉपिक्स. Species diversity is very high in tropical evergreen forest. साथ में ट्रॉपिक्स. फिर कॉमा लगा के लिखिए कोस्टल रीजन. अगेन कॉमा लगा के लिखिए डेल्टा रीजन. Mud flats and estuaries. Mud flats and estuaries. सिंपल, उन्होंने कहा कि एक ऐसी डाइवर्सिटी जो कि स्पीसीज के बीच में ही प्रेजेंट रहती है किसी इकोसिस्टम में, उसको आप कहेंगे कि दीज आर दी स्पीसीज डाइवर्सिटी.
आगे आपने लिखा कि स्पीसी डाइवर्सिटी जो है वो हाई रहती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिक्स में, कोस्टल रीजन में, एस्चुरी, मड फ्लैट और डेल्टा रीजन में। तो यहाँ पे आपको स्पीसीज की डाइवर्सिटी मतलब मल्टीपल टाइप की स्पीसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। Whereas species diversity is lower, whereas species diversity is lower in an isolated island. Species diversity is lower in an isolated island. Isolated island मतलब स्पीसी डाइवर्सिटी लो होने का मतलब क्या है कि स्पीसीज बहुत कम प्रेजेंट रहेंगी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज यहाँ पे नहीं होंगी। एलियन स्पीसीज जहाँ पे ज्यादा रहेंगी उसको आप कहेंगे कि आइसोलेटेड आइलैंड है, और यहाँ पे जो फूड चेन है वो भी उतना ज्यादा डाइवर्स नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीसीज ज्यादा अवेलेबल है, यहाँ पे फूड चेन ज्यादा डाइवर्स होगी, एनर्जी फ्लो ज्यादा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल लोअर लेवल से हायर लेवल तक यहाँ पे आपको स्पीसीज देखने को मिल रही है। ये आइसोलेटेड आइलैंड है तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी उतने ही होंगे, कंज्यूमर्स भी उतने कम होंगे, डेट्रीवोर्स उतने कम होंगे, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर एक इकोलॉजिकल पिरामिड जिसे आप कह सकते हैं फूड चेन, फूड वेब यहाँ पे हाई होगा। नेक्स्ट लिखिए वाई बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन दी ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स। वाई बायोडाइवर्सिटी इज हायर इन दी वाई बायोडाइवर्सिटी is higher in the tropics और ब्रैकेट में आप ले सकते हैं ट्रॉपिकल रीजन। सिंपल इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी हायर क्यों है ट्रॉपिकल रीजन में या फिर ट्रॉपिक्स में ही ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स कहां से कहां तक अप्लाई करते हैं, ट्रॉपिक कहां से कहां लाई करते हैं, 0 से 35 तक, 35 मैक्सिमम। सो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हायर क्यों है आप बताएंगे 2-3 पॉइंट। थोड़ा गर्म पानी देना। एक तो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास कि यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, रेनफॉल, और यही पॉइंट लिखिए। इट हैज गुड कंडीशंस दैट इज, फर्स्ट पॉइंट, इट हैज गुड कंडीशंस दैट इज, गुड कंडीशंस दैट इज heat and humidity that supports animal as well as plant growth, full stop. On the other hand, colder regions have very less colder, COLDER, colder regions have very less or few plant species, like pine, fir, spruce, oak, एक्सेट्रा। 3-4 लिखने बहुत जरूरी है। पाइन, फर, स्प्रूच, ओक, एक्सेट्रा। दूसरा पॉइंट, अब आप एक फिनोमेना बढ़ते हैं जहां पे हम कहते हैं कि जो ज्यादातर आपका पोल्यूशन है वो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है ना। क्यों जा रहा है? ओजोन डिप्लीशन इक्वेटर के ऊपर नहीं होता,
ओजोन डिप्लीशन अगेन ट्रॉपिक्स के ऊपर भी नहीं है। ओजोन लेयर में अगर डिप्लीशन हो रहा है तो ज्यादातर इंपैक्ट कहाँ पड़ रहा है, आपके पोलर रीजन पे। क्यों? ट्रेड विंड, कोरियोलिस स्पोर्स। चलो आगे लिखें, आप लिखते जाइए फिर देखेंगे बाद में इसको। अब देखिए सेकंड पॉइंट, हायर लैटिट्यूड्स हैव अंडरगोन, हायर latitudes have undergone frequent climatic changes, frequent climatic changes through alternate cold glacial periods. Higher latitudes have undergone frequent climatic changes through alternate cold glacial periods, alternate cold glacial periods and warm interglacial periods. Thank you. And warm interglacial periods. Interglacial periods. And therefore biodiversity is less. Therefore biodiversity is less because ecological succession has not occurred. Ecological succession has not occurred or remained slow and remained in slow and steady manner तो सिंपल इसमें ये कह रहे हैं कि जो आपका ये हायर लैटिट्यूड्स हैं, फॉर एग्जांपल 35 से लेके लगभग 75 तक रखिए आप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोल्ड ग्लेशियल मतलब कभी यहाँ पे प्लेस्टोसीन आइस एज में एकदम से पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्रीज हो गया, अगेन उसके बाद ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ। तो ये अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके कारण यहाँ पे उतनी ज्यादा वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाई, और अगर ग्रो करी भी है तो बहुत ज्यादा स्लो है, स्टडी मैनर में ग्रो करी है। इसीलिए यहाँ पे जो आपके पास स्पीसीज है उतनी ज्यादा डाइवर्स नहीं है स्पीसीज, बट वो बहुत ज्यादा लिमिटेड स्पीसीज है। सो ये इसका कारण है। बाकी क्लाइमेटिक चेंजेस भी इसका एक प्रॉब्लम है। क्लाइमेटिक चेंजेस ज्यादातर जो है आपके हाई लैटिट्यूड्स पे ही हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपके पास स्पीसीज की डाइवर्सिटी एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन कम है। नेक्स्ट लिखिए आप इसी में ही, ऑन द अदर हैंड ट्रॉपिक्स has seen same climatic conditions. Tropics has seen same climatic conditions. Tropics has seen same climatic conditions, giving rise to climax communities which is well adapted to climax community which is well adapted to these environmental conditions, well adapted to these climatic या फिर environmental conditions।
फॉर एग्जाम्पल जब हमने पाइनियर, सेरल और क्लाइमेक्स कम्युनिटी किया था, तो मैंने आपको बताया था कि पाइनियर स्पीसीज ऐसी स्पीसीज है जो कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगी ओवर दी किसी भी टाइप के रॉक्स के ऊपर, वेयर रॉक्स के ऊपर या किसी भी एरिया में। अब यहाँ पे हम जो बात करें हायर लैटिट्यूड में, यहाँ पे ज्यादातर आपको पाइनियर स्पीसीज देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइकन्स है, मॉस है, ये मैंने आपको लिखवाए थे। तो हायर लैटिट्यूड में ये अवेलेबल है, ऊपर से यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, तो इन क्लाइमेटिक चेंज के साथ ही अडेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी जगह हमने देखा था डायग्राम बना के कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग में आती है नंबर 1 पे आपके पास पाइनियर स्पीसीज, देन बीच में आते हैं इंटरमीडिएट जिसको सेरल कम्युनिटी कह रहे हैं, एंड एंड में आपके पास क्लाइमेक्स है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर लैटिट्यूड में बेचारी है ही पाइनियर स्पीसीज। अब पाइनियर स्पीसीज को पहले अडेप्ट करना पड़ेगा, मतलब पूरे के पूरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। बट ये पाइनियर स्पीसीज यहाँ पे अवेलेबल है जिनके ऊपर क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। ऊपर से कोल्ड और वार्म ग्लेशियर और इंटरग्लेशियल जो एक्टिविटीज चल रही हैं, इन्होंने भी इनका जो ग्रोथ है उसको स्लो एंड स्टडी रखा है। अब यहाँ पे अगर कोई भी चेंज होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। दूसरा, ये लास्ट लाइन जो आपने लिखी, इसमें आपने लिखा कि ऐसा नहीं है कि ट्रॉपिक्स के ऊपर ये क्लाइमेटिक चेंज या फिर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, दोनों में ही हो रही है। ये कह रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ट्रॉपिक्स में भी चेंज हो रही है, बट यहाँ पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। क्लाइमेक्स मींस प्रॉपर्टी आपकी जो स्पीसीज थी, चाहे वो पाइनियर थी, पाइनियर से सेरल बनी, सेरल से क्लाइमेक्स बनी, मतलब यहाँ पे जो स्पीसीज है वो वेल अडेप्टेड है टू दी क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन। अगर कोई पोल्यूशन है तो उसको भी अडेप्ट कर रही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तो उसको भी अडेप्ट कर रही है। बट हायर लैटिट्यूड में आपके पास जो पाइनियर स्पीसीज है या फिर फर्स्ट स्पीसीज है वो इसको अडेप्ट नहीं कर पाती, और इसीलिए वहां पे डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी बहुत कम देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट इसी में ही, बायोडाइवर्सिटी इज हाई इन साउथ फेसिंग biodiversity is high in south facing ranges of RANGES, south facing ranges of east west mountains, east west mountains in the northern hemisphere. Biodiversity is high in south facing ranges of east west mountains, east west mountains in the northern hemisphere, in the northern hemisphere. For example, southern slope of Himalayas, southern slope of Himalayas, southern slope of Himalayas. सिंपली कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी ज्यादातर उन एरिया में भी हाई देखने को मिलेगी जहां पे आपके जो माउंटेन्स है वो साउथ फेसिंग है या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के आपकी माउंटेन्स है, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हाई है। अगर लिखिए, इन द हाई माउंटेन्स स्पेशली biodiversity changes with altitude or height. In the high mountains especially, biodiversity changes with altitude, biodiversity changes with altitude or height, biodiversity changes with altitude or height, but it is very high near the foothills, because they receive more rainfall. But it is very high near the foothills because they receive more rainfall, तो सिंपली कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप हाइट के हिसाब से ऊपर जाते जाएंगे तो माउंटेन्स में एल्टीट्यूड के हिसाब से डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। बट अगर आप पहाड़ी, मतलब वही है ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, देन शिवालिक के फुट हिल पे अगर आप आएंगे तो वहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। थर्ड इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। 3 टाइप्स थे, इसमें से लास्ट है आपके पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी,
फर्स्ट पॉइंट में सिंपल आपने देखा कि हाई ह्यूमिडिटी, ज्यादा प्लांट ग्रोथ, उससे एनिमल डाइवर्सिटी ज्यादा है। बट अगर आप किसी ठंडे एरिया में देखें तो फ्यू प्लांट आपको देखने को मिलेंगे, चाहे पाइन है, फर है, स्प्रूस है या फिर ऑक है आपके पास। दूसरे पॉइंट में देखा कि हायर लैटिट्यूड में क्लाइमेटिक चेंजेस ज्यादा होते हैं, ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल वहां पे एक्टिविटी चलती रहती है, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लेस है। आगे आपने कहा कि ट्रॉपिक्स में भी सेम है, बट वहां पे अडेप्ट कर चुकी है क्लाइमेट कम्युनिटी। थर्ड पॉइंट में आपने देखा कि जितने भी आपके बायोडाइवर्सिटी है वो साउथ फेसिंग जो आपके माउंटेन्स है, चाहे हिमालयस है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो लोकेटेड है, वहां पे ज्यादातर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानसून विंड्स आती हैं, और आता हुआ मानसून भी, जाता हुआ मानसून भी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, चाहे वो आपका साउथ वेस्ट मानसून है, मतलब अपकमिंग मानसून एंड रिट्रीटिंग मानसून दोनों यहाँ पे बारिश करता है। तो यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी एंड हीट रहती है, इसलिए यहाँ पे माउंटेन में, इन माउंटेन्स में ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। और लास्ट पॉइंट में आपने लिखा कि हाई माउंटेन्स हैं, तो वहां पे जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड से ऊपर जाते जाएंगे, स्पीसीज की जो आपकी डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, मतलब फुट हिल्स पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। शिवालिक के नीचे या शिवालिक के फुट हिल्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पे डाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हीट एंड ह्यूमिडिटी ज्यादा है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हीट एंड ह्यूमिडिटी चाहिए, तो जहां पे हीट एंड ह्यूमिडिटी नहीं प्रेजेंट होगी वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होगी। नेक्स्ट है आपके पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम ज्यादातर जो स्पीसीज का नंबर गिनते हैं कि कितनी ज्यादा स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, या फिर कितने ज्यादा स्पीसीज इवन है, या इवननेस कितनी है स्पीसीज की। इवननेस का मतलब क्या है कि कौन सी स्पीसीज किसको डोमिनेट करेगी, सिंपल। तो इसमें आप लिखिए इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इट इज मेजर्ड बाय species richness. It is measured by species richness. It is measured by species richness and species evenness and species evenness. evenness अब डबल एन लगाऊं या सिंपल से चल जाएगा काम? चल जाएगा, देख लेने हैं। डबल एन लगेगा, आई थिंक लगेगा। स्पीसीज इवननेस। सो इसको दो चीजों से आप मेजर करेंगे। एक है स्पीसीज कितने ज्यादा रिच है, मतलब यहाँ पे प्रजातियां कितनी ज्यादा समृद्ध है। समृद्ध होने का मतलब क्या है, कितने ज्यादा मल्टीपल टाइप की आपके पास प्रजातियां अवेलेबल है। स्पीसीज इवननेस का मतलब क्या है कि कौन सी स्पीसीज मल्टीपल स्पीसीज को डोमिनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जंगल का राजा कौन होगा? शेर होगा, है ना। अब डिपेंड करता है वो जंगल कौन सा है, डिपेंड करता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, वो टुंड्रा है। फॉर एग्जांपल टुंड्रा की बात करेंगे, अल्पाइन की बात करेंगे तो पोलर बेयर, है ना, वो आपका राजा है वहां। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बायोम, उसके हिसाब से स्पीसीज इवननेस रहेगी कि कुछ एक मल्टीपल स्पीसीज है जिनके ऊपर किसी स्पीसीज को डोमिनेट करना है। तो आप पहले इसको लिखिए, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में जो रिचनेस के बारे में लिखते हैं। स्पीसीज रिचनेस इज मेजर्ड इन Species richness is measured in स्मॉल a पॉइंट डालिए, इसमें लिखिए अल्फा। अल्फा कौन सा है? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। इट इज measure of number of species. Measure of number of species. Measure of number of species in a particular area or ecosystem. In a particular area or ecosystem. It is a number of, या फिर measure of number of species. It is a measure of number of species present या फिर available in a particular area or ecosystem. सेकंड डालेंगे पॉइंट,
बीटा। ये पॉइंट चल रहे हैं स्पीसीज रिचनेस के। इसमें लिखिए बीटा में, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिटवीन, it is a comparison of biodiversity between the ecosystem. It is a comparison of biodiversity between the ecosystem. Comparison of biodiversity between the ecosystem and it also expresses the change in the number of species, change in the number of species present in an ecosystem. Change of number of species present in an ecosystem. Change of number of species present in an ecosystem. Present in an ecosystem. तो सिंपल बीटा में क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि आपकी किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है, या फिर उस बायोडाइवर्सिटी में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है उनमें क्या चेंजेस आए। तो इसमें हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं, या फिर एक टाइप से एनालिसिस कर रहे हैं कि कितने ज्यादा प्रेजेंट है कंपैरिजन के थ्रू, और कितना ज्यादा इसके नंबरों में बढ़ाव आया है, कम हुए, इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए। थर्ड पॉइंट लिखिए सी, दैट इज गामा। थर्ड इज गामा। इसमें सिंपल लिखिए मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल diversity within a region. Measurement of overall diversity within a region. Measurement of overall diversity within a region. तो यहाँ पे सिंपल जितने भी आपकी डाइवर्सिटी है, चाहे वो फ्लोरा है, फाउना है, नंबर कम है, ज्यादा है, डेमोग्राफिक्स, सबको इकट्ठा ये कैलकुलेट करेगा। तो पहले में क्या है कि स्पीसीज कितनी प्रेजेंट है किसी इकोसिस्टम में, दूसरे में अब दो इकोसिस्टम है या कोई भी एरिया है तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी का कंपैरिजन कर रहा है, या फिर बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये नंबर ऑफ स्पीसीज में कितने चेंजेस हो रहे हैं उसको बीटा में देख रहा है, और थर्ड में ऑल टुगेदर कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा मींस कितने प्रेजेंट है, बीटा मींस चेंजेस क्या है, और थर्ड बोल रहा है दोनों को प्लस कर दो, दैट इज ओवरऑल, दोनों कितने अवेलेबल है, चाहे कम है ज्यादा है, या किसी कंपैरिजन को देख रहे हैं तो ओवरऑल डाइवर्सिटी कितनी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखिए स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज इवननेस। इसमें लिखिए सिंपल, इट इंडिकेट दैट स्पीसीज इवननेस इंडिकेट दैट few species will dominate. Species evenness indicate that few species will dominate the ecosystem. Few species will dominate the ecosystem. Few species will dominate the ecosystem at the cost of COST, at the cost of other species. At the cost of other species, and hence it is not considered at the cost of other species, and hence it is not considered as a good criteria, and it is not considered as a good criteria. आप लिखिए
बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? टाइप लिख लिया, मेजरमेंट लिख लिया, कैसे मेजर करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. First is bioremediation. Second is biopiracy. Third is bioaccumulation. Biopiracy, bioremediation, bioaccumulation, biodilution. Biodilution, biomining or bioprospecting. Biomining or bioprospecting. सो ये आपके नेक्स्ट टॉपिक बन जाएंगे. बायोमाइनिंग, बायोप्रोस्पेक्टिंग. बायो एक्यूमुलेशन तो हो गया, बायोडाइल्यूशन, बायोपायरेसी. टेस्ट है आपका आज, है ना? है. मैं लास्ट टाइम जब आपको बायोम्स कराए थे तब मैंने आपको कहा था कि ये पढ़ के आना, इसका टेस्ट होएगा कंप्लीट बायोम्स का. नहीं पढ़ा है? अरे यार, क्यों नहीं पढ़े? पर इजी है. बायोम्स तो आपने इजीली पढ़े हैं. उसमें जो क्वेश्चंस है 10 MCQs और 2 मेंस के. अब तो इतना प्रेशर भी नहीं है. लास्ट हफ्ते मेरे को लगता है एक टेस्ट हुआ है आपका, है ना? इस हफ्ते भी एक ही होगा, क्योंकि आज ये है, कल एक ही क्लास लगेगी सुबह, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लगेगी क्लास नेक्स्ट वीक. तो ये टेस्ट तो देना पड़ेगा आपको, है ना? उसके लिए अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये टेस्ट आपको देना है. 10 क्वेश्चंस है MCQ एंड 2 आपके मेंस हैं, तो ट्राई करें उनको अटेम्प्ट करो. उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका मेंस का मेडिटेरेनियन बायोम के ऊपर. ये दोनों जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका मेंस का ज्योग्राफी का है चाहे आपका एनवायरनमेंट का है. दोनों में ही मेडिटेरेनियन बायोम इम्पोर्टेंट है. दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा भी मतलब क्वेश्चन लगभग आपके दोनों ही सब्जेक्ट को मतलब हेल्प करेगा दोनों में. नेक्स्ट है बायोपायरेसी. ज्योग्राफी से तुझे आई डोंट नो, कोई पता नहीं. इन बातों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. फर्स्ट लिखिए आप बायोपायरेसी. इसमें लिखिए, नहीं बायोपायरेसी लिखिए आप. अभी करवाता हूँ. बायोरेमेडिएशन लंबा चलेगा टॉपिक. फिर बायोपायरेसी में लिखिए, इट रेफर्स टू अनऑथराइज्ड exploitation of biological resources. Unauthorized exploitation of biological resources and traditional knowledge by some individuals or organizations. तो ये कीवर्ड कई बार पूछ लेते हैं कि बायोपायरेसी होता क्या है. इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस.
अब लिखिए बायो रेमिडिएशन, It has अनऑथराइज एक्सप्लोटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। आगे क्या लिखा था आपने? and traditional knowledge by some individuals. ट्रेडिशनल नॉलेज बाय सम इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस। अब आएंगे बायो रेमिडिएशन के ऊपर। इसका थोड़ा लंबा जाएगा, मीनिंग क्या है, मेथड क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहले आप लिखिए बायो रेमिडिएशन, मतलब बायो रेमेडी। रेमेडी मीन्स एक टाइप से उपचार, है ना, बायोलॉजिकल तरीके से, बायोलॉजिकल जो भी आपकी चीजें हैं उनका उपचार कैसे किया जा सकता है, उनको रेमेडी कैसे मिल सकती है, उनका उपचार ही कहेंगे, इलाज कैसे किया जा सकता है। सो इसमें लिखिए इट इज अ प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी बायो रेमेडिएशन। It is a promising technology for addressing environmental pollution. It is a promising technology for addressing environmental pollution. This approach has gained significant attention due to its potential to restore polluted environments, attention due to its potential to restore polluted environments and offers sustainable solutions to pollution problems. Full stop. In this technique, living microorganisms such as bacteria, fungi, and some plants are being used. Bacteria, fungi, and some plants are being used to degrade or detoxify substances which are hazardous to human health and the environment. These organisms are known as bioremediants. These organisms are known as bioremediants. They broke down the complex pollutants. They broke down the
complex pollutants through biochemical reactions. They broke down the complex pollutants through biochemical reactions into simpler or less harmful substances that can be easily assimilated back into the environment. आगे लिखिए the types of bioremediation techniques. Types of bioremediation technique. एक है in situ. First is in situ and second is ex situ. In situ and ex situ. इन सीटू मतलब उसी जगह पे इंटरनली उसी कंटेमिनेटेड एरिया में आपने इसको ट्रीट करना है विद बैक्टीरिया, फंजाई और कुछ एक फाइटोप्लैंक्टन या फिर प्लांट्स के साथ में. तो इन सीटू में डायरेक्ट एक लाइन लिखिए, देन कंप्लीट करिए इसको. इन सीटू में लिखिए पहले. इसके 3 टाइप इन सीटू के भी मैं आपको लिखा दूंगा, वो आपने याद रखने हैं. इट इन्वॉल्व्स, इन सीटू में लिखिए इट इन्वॉल्व्स treatment of contaminated material at the site. Contaminated material at the site. तो ट्रीटमेंट ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल एट द साइट, जहां पे प्रेजेंट है वहीं पे ही इसको हमने ट्रीट करना है. अब इसके भी 3 टाइप हैं. फर्स्ट इज, अब ये पॉइंट मैं लिखाऊं आपको. स्पार्जिंग भी वही है, एक्यूमेंटेशन भी वही है. इसके मल्टीपल 3 टाइप हो जाएंगे. बायोवेंटिंग हो जाएगा, स्पार्जिंग हो जाएगा, ऑगमेंटेशन हो जाएगा. इसमें से आप लिखिए सिंपल बायोस्पार्जिंग. नेक्स्ट की बायोस्पार्जिंग. बायोस्पार्जिंग आपने लिखा है, मुझे जितना याद है मैंने आपको करवाया है. बायोस्पार्जिंग आपने पता कहाँ लिखा है? बायोटेक्नोलॉजी में. तो मैं आपको वहां पे बायोचिप, बायोसेंसर, लास्ट में मैंने आपको कीवर्ड्स लिखाए थे, उसमें एक शब्द आया था बायोस्पार्जिंग. आप बोल चुके हैं, कोई बात नहीं. लिखिए बायोस्पार्जिंग मतलब इन सीटू में भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको जो मटेरियल कंटेमिनेटेड है उसको उसी जगह पे ट्रीट करना है एट द सेम साइट. उसके लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है दैट इज बायोस्पार्जिंग. तो बायोस्पार्जिंग लिख लीजिए. इट इन्वॉल्व्स injection of air. It involves injection of air below the water
injection of air below the water table to increase the content of, it involved the injection of air below the water table to increase the content of groundwater oxygen, to increase the content of groundwater oxygen concentration, groundwater oxygen concentration, and degradation of waste material, by naturally occurring microorganisms, तो सिंपल ये कह रहे हैं बायस पार्सिंग में हम क्या करेंगे, कहीं पे फॉर एग्जांपल हमारा वाटर टेबल जो है, वाटर टेबल का मतलब क्या है, जहां तक पानी अवेलेबल है, राइट। ग्राउंड वाटर्स, अगर आपका फॉर एग्जांपल ये अगर आपका लैंड मास है जहां पे आप अभी सरवाइव कर रहे हैं, तो यहां से लेके मान लीजिए हम कहते हैं कि 150 फीट पे पानी मिलता है, तो दिस इज योर वाटर टेबल, है ना। अगर ये 150 फीट से और नीचे जा रहा है तो वाटर टेबल आपका डाउन जा रहा है। वाटर टेबल का मतलब है कि पानी का लेवल कहां तक अवेलेबल है, कहां तक पानी आपको मिल जाता है। अब क्या हो रहा है कि हम मल्टीपल टाइप के पॉलिटेंट्स को यहाँ पे अर्थ के नीचे ही वो जाएंगे अल्टीमेटली, क्योंकि वाटर जो है आपका कंटेमिनेटेड है, तो कहीं ना कहीं लैंड के नीचे एरियाज हैं जहां पे ये सिप कर जाता है, राइट। वाटर जो है नीचे परकोलेट होता जाता है, रिसता जाता है, जैसे जैसे पानी नीचे जाता जाएगा तो ये पॉलिटेंट्स भी नीचे इकट्ठा होना शुरू कर देंगे। अब इन पॉलिटेंट्स में प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्राउंड वाटर में जितना भी आपके पास पानी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, मींस उसमें ज्यादातर वाटर के साथ में जो है पॉलिटेंट्स मिक्स हो जा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि एयर को वाटर के नीचे, वाटर टेबल के नीचे डाला जाएगा। अब ये प्रोसेस है, ये टेक्निक है स्पार्जिंग की। तो इससे क्या होगा कि जो आपका नीचे पानी है उसमें ऑक्सीजन की जो कमी है या ऑक्सीजन का जो एक टाइप से डेफिशिएंसी है उसको रिमूव किया जा सकता है। ऑल्सो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नीचे आपकी जो सॉइल है, सॉइल भी डिग्रेड हो चुकी है। सॉइल में भी आपके पास जो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए या फिर जो भी पोटाश होना चाहिए, एनपीके, ये पूरा का पूरा नीचे डाउन होता जा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी नीचे इसमें डाल देंगे, चाहे वो बैक्टीरिया है, फंजाई है या फिर कोई प्लांट्स है, सो दैट ये डिग्रेडेड जो सॉइल है उसको भी एक टाइप से उपजाऊ बना दे, इसको ये एक टाइप से फर्टिलिटी बढ़ा दे। तो इसीलिए इस बायोस्पार्जिंग प्रोसेस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। कंटेमिनेटेड मटेरियल को उसी की साइड पे ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है एक्स सितु बायो रेमिडिएशन। एक्स सितु बायो रेमिडिएशन, इसमें लिखिए इट इन्वॉल्व्स removal of contaminated material to be treated elsewhere, कहीं और इसको ट्रीट किया जाएगा। रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर, जितना भी आपके पास मटेरियल यहाँ पे कंटेमिनेटेड है, प्रदूषित है, उस प्रदूषित मटेरियल को यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा, वहां पे इसको ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें एग्जांपल आप सिंपल लिखिए कंपोस्टिंग, COMPOSTING, कंपोस्टिंग। पता है आपको कंपोस्ट क्या होता है? क्या करेंगे इसमें, है ना, खाद मिला दी जाएगी। तो ये लिखना नहीं चाहिए हमें, यही लिख लो, इसमें यही ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे। लैंड फार्मिंग, वही बात आ गई इसमें, बायोपाइल्स।
ये लिखिए, इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंबाइनिंग कंपोस्टिंग में, इट इज अ प्रोसीजर फॉर कंबाइनिंग contaminated soil with it is a procedure for combining contaminated soil with organic material such as manure or agricultural waste. Manure or एग्रीकल्चरल वेस्ट। उसी तरह भी एक कंटेमिनेटेड मटेरियल है या सॉइल है, उसको खाद या फिर एग्रीकल्चर वेस्ट के साथ में, कृषि अपशिष्ट के साथ में मिला दिया जाएगा, सो दैट ये इसको कंटेमिनेशन को कम कर सके। बायो एक्यूमुलेशन आपने पढ़ा है, सो बायो एक्यूमुलेशन नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास बायो डाइल्यूशन। बायो डाइल्यूशन नहीं, अलग है ये। रेमिडिएशन दो प्रकार के थे, इन सीटू एक्स सीटू। इन सीटू में हमने किया बायोस्पार्जिंग, एक्स सीटू में हमने लिखा कंपोस्टिंग। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिखे थे ना यहाँ पे, ये फोर्थ पॉइंट है। बायो एक्यूमुलेशन हो चुका है पहले, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन हो चुका है। बायो E3 पॉलिसी, बायो एस्फाल्ट कराया है आपको, बायो एक मिनट मुझे देखने दो। ये बायो रेमिडिएशन इससे पहले नहीं किया था आपने? इससे पहले बायो रेमिडिएशन हुआ नहीं आपका? नहीं यार, बायो रेमिडिएशन तो आपको जहां पे हमने वो किए थे ना आपके पॉइंट्स कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के, वहीं पे आना चाहिए था। ये तो उसमें हुआ नहीं है, सच बोल रहे हो? नहीं हुआ इसमें। बायो डाइल्यूशन, अगेन इसमें भी जितने पॉल्यूटेंट्स है उनको रिमूव करने का काम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते थे केमिस्ट्री लैब में, एक होता कंसंट्रेटेड, एक होता था डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता था, एक्वियस मीडियम में रखा जाता था उसको, है ना, उसमें कुछ एक इंप्योरिटीज मिलाई जाती, सो दैट आपको आपके ऊपर अगर गिर भी जाए तो जलाए नहीं। जैसे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, है ना, आप यूज नहीं करते उसको। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप उसे यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो एकदम से जला सकता है। आप डाइल्यूट ज्यादा यूज करते थे जिसमें एक्वियस मीडियम में रखा जाता था, अगर गिर भी जाए तो आपको पानी की तरह लगता है। तो यहाँ पे डाइल्यूशन की जा रही है। डाइल्यूशन मींस इसमें कुछ एक चीजों को मिलाया जा रहा है सो दैट ये कम हार्मफुल हो। है हार्मफुल, मतलब इसमें एसिड या फिर आप सिंपल कह सकते हैं पॉल्यूटेंट्स इसमें अवेलेबल है, बट इसको डाइल्यूट किया जाता है सो दैट जो कंसंट्रेशन के हिसाब से ये इंपैक्ट डाल सकता है, बट डाइल्यूशन के हिसाब से कम डालेगा। तो सिंपल इस पर लिखिए, इट इज अ प्रोसेस। वन लाइनर में कंप्लीट करिए, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। It is a process that reduces the concentration of pollutants. It is a process that reduces the concentration of pollutants in an organism. Concentration of pollutants in an organism as it moves up. Concentration of pollutants in an organism
as it moves up in the food chain. In the food chain, as it moves up in the food chain, it is also known as Bloom dilution. Bloom dilution, mainly associated with algae. सर फूड चेन टॉपिक की क्या? In a food chain, it is also known as Bloom dilution. Bloom dilution. It is associated with algae. It is associated with algae. सिंपल, जब एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है तो एल्गी अपने ब्लूमिंग टाइम पे जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वाटर में से उनको ये रिड्यूस करती है। तो एल्गी एक टाइप से अच्छी भी है, बड़े एक टाइप से यूट्रोफिकेशन भी करती है, हमने देखा था। सो एल्गी पॉजिटिव पॉइंट भी है इसका, बट इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बट ये डाइल्यूशन का काम करती है, जितने भी पॉल्यूटेंट वाटर के अंदर आ जाएंगे उनको ये डाइल्यूट कर लेगी, क्योंकि इसने ग्रो ही पानी के ऊपर करना है। सो पानी में जितनी भी इंप्योरिटीज है उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए एल्गी इंपॉर्टेंट भी है। कई जगह पे एल्गी पानी को क्लियर करने का भी काम करती है। हाँ जी, बट बहुत ज्यादा अगर ग्रो कर जाए तो ये पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर सकती है, क्योंकि नीचे की वाटर, जितना भी वाटर टेबल के नीचे भी जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी ग्रोथ को ये एकदम से खत्म कर देगी। बायो माइनिंग, मैं अब देखता हूँ लास्ट ईयर आया था कि नहीं आया था। स्पार्जिंग आपका आया है, बायोपरेसी आपका आया है, रेमेडिएशन इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन पहले करवाया है, डाइल्यूशन एज सच नहीं आया है। ठीक है, सो बायो माइनिंग। सिंपल, इसमें जितने भी आपके मेटालिक एलिमेंट्स हैं, मतलब हार्मफुल हैवी मेटल्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है पानी से। जितने भी आपके ओर्स हैं, ओर्स मीन जितने भी आपके अयस्क हैं, फॉर एग्जांपल किसी ओर का नाम बताइए। आयरन ओर, है ना, तो आयरन का जो कंटेंट होगा उसको रिमूव किया जाएगा पानी में से। सो सिंपल। दिल्ली में बायो माइनिंग प्रोजेक्ट चलाया गया था टू क्लियर लैंडफिल साइट्स, एंड इसकी जो डेडलाइन थी 2024 तक कंप्लीट नहीं हुई। सो सिंपल, दिल्ली में ये प्रोजेक्ट चला था और 2024 की इनकी डेडलाइन थी, जिसे कंप्लीट नहीं कर पाए। दिल्ली में तो सरकार ही फेल हो गई और क्या करेंगे। आप लिखिए इसमें बायो माइनिंग, इट इज a technique of extraction of metals from the ores. It is a technique of extraction of metals from the ores, O-R-E-S, from the ores and other solid materials, typically using microorganisms, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे इसमें, बैक्टीरिया, फंजाई एंड कुछ एक प्लांट्स। बैक्टीरिया, फंजाई एंड ऐसे लिखिए सम प्लांट्स। तो आपको ओर्स में से मेटल्स को निकालना है, बट इसमें आप केमिस्ट्री वाली टेक्निक्स नहीं लगाएंगे, मशीनरी वाली। इसमें आपको टिपिकली जितने भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, इनको यूज करना है टू एक्सट्रैक्ट ओर्स। बाकी जहाँ पे बहुत सारी मेटल्स होती है वहां पे भी अगर आप इनको यूज करेंगे तो वहां से ये पोल्यूशन को कम कर देते हैं। नो, वो सब चीजें पर देखिए। सिंपल बायो माइनिंग मतलब बायोलॉजिकल तरीके से माइनिंग करनी है। एक तो माइनिंग करते हैं हम, एक्सट्रैक्शन करते हैं ओर की, मल्टीपल टेक्निक्स है, आपने पढ़ी होगी, ये क्लास 11th में आती है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में आता है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप ड्रिलिंग करते हैं, हाइड्रो ड्रिलिंग करते हैं, है ना। फिर एक पैरोलिसिस तो प्रोसेस पता ही है आपको, फिर एक हाइड्रो कुछ कहते हैं उसको, हाइड्रोप्लास्टिक मटेरियल होता है, जिसके थ्रू क्या पहले जितना भी चट्टान होगी, चट्टान को निकाला जाएगा, फिर उसको धोआ जाएगा, फिर धोने के बाद चट्टान पूरी तोड़ दी जाएगी। फिर बीच में से अगर आयरन है तो मैग्नेट के थ्रू खींच लेंगे, अगर नहीं है
तो अदर मटेरियल को फिर से और रिफाइन किया जाएगा, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। बट यहाँ पे बायोलॉजिकल तरीके से माइनिंग की जा रही है, खनन किया जा रहा है पर जैविक तरीके से। सो यहाँ पे आपके हो गए 4 पॉइंट्स हो गए। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सर्विसेज क्या क्या है इसकी, बस इतना ही। प्रोस्पेक्टिंग एक ही टाइप है इसका, छोड़ो उसे, नॉट इंपॉर्टेंट। अब लिखिए सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले आपने किया डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, फिर आपने देखा टाइप क्या है, टाइप में जेनेटिक, उसके बाद फिर आपके पास है स्पीसीज डाइवर्सिटी, फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, फिर आपने लिखा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसमें बायोपायरेसी, बायो रेमिडिएशन, बायो एक्यूमुलेशन, बायो डाइल्यूशन एंड बायो माइनिंग। अब आपका है सर्विसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि आपको यह केस क्या सेवाएं प्रदान करता है ना। बायोडाइवर्सिटी से आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं, ये तो आप बता देंगे ऐसे ही इजी चुटकियों में बता देंगे क्या करता है बायोडाइवर्सिटी। इतने पॉइंट अपने आप ऊपर लिखे हैं। बायोपायरेसी में क्या हो रहा है, पढ़ो उसमें, बायोपायरेसी में क्या हो रहा है, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। बायो रेमिडिएशन में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करना चाहते हैं। उसके दो तरीके, इन सीटू एंड एक्स सीटू। बायो एक्यूमुलेशन क्या है, कोई भी मटेरियल जब बायोलॉजिकल प्रोसेस से बॉडी के अंदर जा रहा है, किसी भी एनिमल में, किसी भी ह्यूमन में, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू कर देता है, बाद में वो मैग्नीफाई होना शुरू कर देता है, फिर बीमारी का कारण बन जाता है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे स्ट्रोक है, चाहे कार्डियक अरेस्ट है। बायो डाइल्यूशन में जिसमें हम चाहते हैं कि मटेरियल्स को ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूट किया जाए ताकि उसके जो हार्मफुल इंपैक्ट है वो एनवायरनमेंट पे के ऊपर भी कम पड़े और आपके इकोलॉजी के ऊपर भी कम पड़े। बायो माइनिंग में जहाँ पे आप सिर्फ बैक्टीरिया फंजाई को यूज करना चाहते हैं सो दैट जो आपकी मेटल्स है, धातु है, उनको अयस्क से निकाला जा सके, जितनी मेटल्स है उनको ओर से निकाला जा सके। और सर्विसेज क्या है, सर्विसेज अलग है, ये थे इंपॉर्टेंस। अब देखिए सर्विसेज बायोडाइवर्सिटी का क्या, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि क्या पॉइंट है इसका, क्या सर्विस देता है बायोडाइवर्सिटी आपको। बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे आपके नियर बाय क्या कर रहे हैं ये, ऑक्सीजन। तो पहला पॉइंट ही लिखिए यही। न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, आपको न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी आपके लिए एक न्यूट्रिएंट है ना, पोषक तत्व है, ये नहीं मिलेगा तो इंसान खत्म। सो फर्स्ट पॉइंट लिखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दूसरा इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज फॉर एग्जांपल contribution to climatic stability, ecosystem services for example contribution to climatic stability, contribution to climatic stability। तो पहले में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, चाहे वो आपका कार्बन साइकिल है, चाहे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, तो सारा का सारा रिसाइकल हो गया, चाहे वाटर साइकिल है, आपके पास पानी जो है चाहे वो वाटर वेपर की फॉर्म में जा रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बारिश कर रहा है, फिर ग्राउंड वाटर में आ रहा है, तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग का काम करता है आपका बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों काम कर रहे हैं। दूसरा आपने लिखा इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि ये कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी के लिए। कैसे इकोसिस्टम सर्विसेज में, कैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी लिखवाया था कार्बन फर्टिलाइजेशन कि अडेप्टेशन के थ्रू आपके जो ये पौधे हैं, पेड़ हैं, इन्होंने जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते जा रहे हैं उतने ज्यादा ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ा रहे हैं, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है और ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट जो आपका स्टेबल रह रहा है। जितना कोशिश कर रहे हैं उतना तो स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं पेड़ पौधे, बट ये स्टेबल नहीं रह सकता क्योंकि ये एक लिमिट तक ही ये फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ा सकते हैं। सो इकोसिस्टम सर्विसेज। थर्ड लिखिए नाइट्रोजन एंड कार्बन फिक्सेशन, नाइट्रोजन एंड कार्बन फिक्सेशन, तो कार्बन को भी फिक्स करने का काम कर रहा है, नाइट्रोजन को भी फिक्स करने का काम कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो गया तो प्लांट्स इजीली ग्रो नहीं कर सकते, आपकी सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। सॉइल की फर्टिलिटी खराब होने का मतलब क्या है कि फूड से लोगों को स्टारवेशन होगी एंड स्टारवेशन कैन लीड टू डेथ। सो नाइट्रोजन एंड कार्बन फिक्सेशन, कंटिन्यू इसी के साथ लिखिए। और रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और रिमूवल ऑफ pollutants, removal of pollutants from the atmosphere, removal of pollutants from the atmosphere
तो नाइट्रोजन कार्बन फिक्सेशन, फॉर एग्जांपल नाइट्रस ऑक्साइड को ये हवा में से या फिर एयर में से एक टाइप से फिक्स कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का मैंने आपको बताया था कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मीथेन भी है, तो उसको भी ये फिक्सेशन का काम कर रहा है। कार्बन साइकिल आपने पढ़ा था वहां पे। तो ये पॉल्यूटेंट्स को भी रिमूव कर रहा है, साथ साथ में उसको फिक्स भी कर रहा है। एक जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट रहना चाहिए उसी अमाउंट में इसको फिक्स करके रख रहा है। फोर्थ पॉइंट, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, फिर डैश लगा के लिखिए बायो रेमिडिएशन के साथ पॉल्यूशन ब्रेकडाउन एंड एब्जॉर्प्शन। pollution breakdown and absorption। तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स है उसको ये ब्रेक डाउन कर रहा है, उसको तोड़ रहा है, और साथ साथ में जितने भी पॉल्यूटेंट्स है उनको एब्जॉर्ब भी कर रहा है, अवशोषित भी कर रहा है। कितने पॉइंट हो गए? 4, 5। प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज, provisioning services such as it gives food, medicine and jobs, etc. It gives food, medicines, jobs, etc. तो ये आपको भोजन दे रहा है, दवाइयां दे रहा है, साथ साथ में अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किसके लिए? जॉब्स के लिए। 6th पॉइंट लिखिए, रेगुलेटिंग सर्विसेज। रेगुलेटिंग सर्विसेज दैट इज क्लीनिंग द एयर। रेगुलेटिंग सर्विसेज क्लीनिंग द एयर, कॉमा कंट्रोलिंग द ड्रॉट्स, ये हवा को क्लियर कर रहा है, क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है। एंड क्या लिख रहे थे आप नेक्स्ट? कंट्रोलिंग द ड्रॉट्स, जो भी सूखा है उसका नियंत्रण कर रहा है। एंड फ्लड सिचुएशंस, एंड फ्लड सिचुएशंस, एंड फ्लड सिचुएशंस। 7th पॉइंट भी लिखिए, कल्चरल सर्विसेज। कल्चरल सर्विसेज दैट इज sacred groups, that is sacred groups। सैक्रेड ग्रुप का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कुछ एक पेड़ों की पूजा की जाती है ना, पीपल, बेर, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई देवी देवता या फिर कोई भी फेथ जुड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी हो गई, है ना, तुलसी तेरे आंगन की तुलसी हो गई, अलग अलग पेड़ है, मैं क्या कह सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी किसी टाइम गुरु साहिब किसी बेरी के नीचे बैठे तो बेरी साहिब, है ना, पीपल के नीचे बैठे पीपल साहिब। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक श्री कृष्ण भगवान अगर कहीं बनियन ट्री के नीचे बैठे, है ना, तो बट वृक्ष के नीचे बैठ गए तो बनियन ट्री, सैक्रेड ट्री। तो ऐसे ही कुछ एक आपकी कल्चरल सर्विसेज, तो कुछ एक पेड़ों को आप सैक्रेड पेड़ भी कहते हैं, काटने नहीं देते, वो तो अनर्थ हो जाएगा। तो आप लिखिए इसमें, इट इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, कल्चरल में ही लिख रहे थे आप, कल्चरल सर्विस दैट इज सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप के आगे ब्रैकेट में लिखिए, इट इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। इट इज एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, in situ method of conservation in local area। it is an in situ method of conservation in local area associated with local code, associated with local
local god which do not have status of legally protected area, which do not have status of legally protected area. तो फॉर एग्जांपल लीगली प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये नेशनल पार्क है, रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ से लकड़ी मत काटिए, है ना। तो वैसे ही फॉर एग्जांपल कोई मंदिर होता है, बीच में काली माता का मंदिर है, तो लोग वैसे डर जाते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे शिकार किया तो किसी ना किसी दिन मेरा शिकार होगा, तो आप उस चीज से डर जाते हैं, तो आप उस एरिया को बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा मंदिर है नाग देवता का, तो आप डरते हैं कि यहाँ पे नाग देवता है, अगर मैंने कुछ गलत काम किया तो नाग देवता आके डस देंगे। तो ये कुछ एक लोकली प्रोटेक्टेड एरियाज है ना, इसके किसी ने, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, जंगलात डिपार्टमेंट नहीं कह रहा है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। जंगलात डिपार्टमेंट ऑल्दो कहता है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी नहीं करनी है, तो वहां पे आप शोर नहीं करते हैं, आप डर जाते हैं, है ना, कि शेरों वाली माता आ जाएगी। शेरों वाली माता नहीं आएगी तो शेर ही आ जाएगा खाने के लिए, तो डर लग जाता है। और नाग देवता उड़ते हुए आ जाएंगे इच्छाधारी बन के। तो ऐसी सी बातें से लोगों को थोड़ा डराया जाता है। अच्छी बात भी है क्योंकि आप इसके साथ रिलीजियस फेथ डाल दे रहे हैं, सो दैट प्रोटेक्टेड रहे एरिया। और बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जो बचे हुए हैं, है ना, सो अच्छी बात है। नेक्स्ट लिखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स Next point. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, टॉपिक ही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। पढ़ा है आपने ये? अरे इतना ज्यादा मना मत करिए, और भी कॉन्फिडेंस के साथ। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि बायो स्पार्जिंग भी मैंने कराया, बायो पायरेसी भी मैंने लिखवाया है, ये स्पार्जिंग भी लिखाया है, बायो चिप, बायो सेंसर, बायो कंप्यूटर, सब लिखवाया है मैंने। बायो इन्फॉर्मेटिक्स 12 बजे तक चलेगी क्लास। हाँ 12 बजे तक चल रही है, पूरा 12 बजे कंप्लीट करेंगे। दिस इज बायोलॉजिकल, दिस इज इंफॉर्मेशन, मैट्रिक्स इज मैथमेटिक्स। अब याद करो, मैंने आपको लिखाया था बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, है ना। सो इसमें बायोलॉजिकल जितनी भी आपकी चीजें हैं उनकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। मैथमेटिक्स मतलब उनका एक नंबर काउंटिंग मेथड रखा जाता है। ये वही आगे बायोटेक्नोलॉजी आ गई, अब इसमें आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की भी बात कर रहे हैं। इसमें लिखिए अभी बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है। इट इज अ फील्ड ऑफ साइंस इन विच It is a field of science in which biodiversity information technology is merged into single discipline. Biodiversity information technology is merged into single discipline, मतलब सिंगल सब्जेक्ट बना दिया जाता है इसको, सिंगल डिसिप्लिन, so that new biological insight can be gained, new biological insight can be gained,
सिंपली कह रहे हैं जहां पे आप बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और मैथमेटिक्स को इकट्ठा करके एक सब्जेक्ट बना रहे हैं, एक सिंगल डिसिप्लिन बना रहे हैं, सो दैट बायोलॉजिकल इनसाइट, जो हमें बायोलॉजिकल इनसाइट, जो हम बायोलॉजिकल आपके जो थ्योरीज हैं जिनको अभी तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाए, आईटी को यूज करके, मैथमेटिक्स को यूज करके, उससे हम न्यू बायोलॉजिकल इनसाइट ले सकते हैं, एक नया रूप दे सकते हैं बायोलॉजिकल जो भी आपके प्रोडक्ट्स है या बायोलॉजिकल जो भी आपकी एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल वही जो आपको मैंने बताया था जीन्स के बारे में पढ़ना, कि आपके बेस पेयर कैसे अरेंज्ड है, कैसे काम करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल जेनेटिक मेकअप को समझना है ताकि आप इंडिविजुअल्स को इजीली समझ सके। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति का डीएनए ले लीजिए, उस डीएनए में बेस पेयर कैसे अरेंज्ड है, अब उस बेस पेयर को, उस डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ आप जो है कंपेयर करिए कि इसमें एटीसीजी कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, या फिर इसमें कितनी बार आरएनए स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए स्ट्रक्चर कैसा, दोनों को कंपेयर करेंगे। फिर उससे आप बिहेवियर देखेंगे, इम्यूनिटी देखेंगे कि पर्सन ए में कितनी इम्यूनिटी है, पर्सन बी में कितनी इम्यूनिटी है, पर्सन ए में ये बेस पेयर रहा इसलिए इसका बालों का कलर ऐसा है, या इसकी हाइट इतनी है, या फिर ये बहुत फैट हो रहा है, या फिर बिल्कुल स्टार्व हो रहा है, जितना मर्जी खाता है पर उसको लगता नहीं है, या फिर इंटेलिजेंस आप उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम न्यू बायोलॉजिकल इंसाइट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को यूज करके। सो आप इसे एक पॉइंट लिखेंगे, सिंपल, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड genetic makeup of individuals. It is used to understand genetic makeup of individuals. Genetic makeup of individuals for better disease targeting, for better डिजीज टारगेटिंग। ऑल्दो इन्होंने डिजीज के लिए कहा है बट ये मल्टीपल जगह पे आप यूज कर सकते हैं। एंड टू डेवलप, साथ में लिखिए, एंड टू डेवलप टेलर्ड मेडिसिन, एंड टू डेवलप टेलर्ड मेडिसिन। टेलर्ड मेडिसिन का मतलब क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन जेनेटिक मेकअप, कुछ लोगों में कुछ एक बीमारियां डेवलप हो जाती है तो उसी हिसाब से वही दवा बीमारियों के लिए वैसे ही दवाई बना जा सकती है। टेलर्ड मतलब एक टाइप से आप कह सकते हैं कि कस्टमाइज्ड, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी डिजीज है उसी हिसाब से वैसी मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो टेलर्ड मेडिसिन का मतलब क्या है कि इसको आप कहेंगे एक टाइप से आपकी ये कस्टमाइज दवाइयां हैं। कस्टमाइज मीन डिपेंडिंग अपॉन नीड्स, किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, क्या काम करता है, ये हमने किया ऑलरेडी, जहां पे हम जितने भी व्यक्ति है उनके डीएनए को या उनके जीन्स को हम एक टाइप से डिकोड करना चाहते हैं, मतलब पता करना चाहते हैं कि जीन्स कैसे अरेंज है। दूसरा, इससे क्या होगा, हम कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट डायग्नोसिस कर सकते हैं, समय रहते ही उसका उपचार किया जा सकता है, अच्छी जो आपकी सस्ती जो दवाइयां हैं वो डेवलप की जा सकती हैं, जैसे कि कैंसर है उसको भी बचाया जा सकता है। हम जो रेयर जेनेटिक डिजीज होती है, बहुत ज्यादा रेयर जेनेटिक डिजीजेस पाई जाती है कुछ एक लोगों में, लाखों में से एक व्यक्ति को वो बीमारी होती है, तो उनको भी इजीली हम जो है बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसको हम टैकल कर सकते हैं। वही आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं ना, जीन साइलेंसिंग है ना, आरएनए इंटरफेरेंस है ना, ये सारी की सारी आपने और क्या था, जीन एडिटिंग हो गया, जीन थेरेपी हो गया, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं ना। सो ये सब चीजें नहीं करनी है यहाँ पे, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। दस मिनट है, छोड़ो 10 मिनट ब्रेक देता हूं मैं आपको पहले ही। उसके बाद हम देखेंगे मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कहाँ पे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज में है, इन सीतु क्या होता है, एक्स सीतु क्या होता है उसके बारे में, एंड हाउ डू वी कैन प्रोटेक्ट आवर बायोडाइवर्सिटी। फिर बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से इंडिया में, एंड देन नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है, डिपेंडिंग अपॉन कानून, डिपेंडिंग अपॉन सरकार, डिपेंडिंग अपॉन बाउंड्री, सीमाएं,
प्रोटेक्शन, संरक्षण, और लास्ट है साइज, साइज के हिसाब से। फिर देखेंगे कन्वेंशन स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला कन्वेंशन आएगा आपका रियो अर्थ समिट 1992। उसके बाद फिर आपके शुरू हो जाएंगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, एंड देन प्रोटोकॉल्स एंड प्रोटोकॉल्स, है ना। फिर यूएन साइट्स, ट्रैफिक, यूएनएफओ, क्योटो रियो अर्थ समिट, यूएनएफसीसी, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के बाद आपका लास्ट वही हुआ है ना 2017 में, सोलर अलायंस, और लास्ट है तालानोवा डायलॉग। मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं सबको डिस्कशन करेंगे। फिर लास्ट रहता है क्लाइमेट चेंज, एयर पोल्यूशन, ये तो इजी है, हो जाएगा। सो आप ब्रेक लीजिए, चाय पानी पीजिए, फिर करेंगे 12:35 पे स्टार्ट। 5 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी 12:35 पे आइए, 12:35 पे नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी।